मैं एमएल सर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर युग्म उद्भिद यानी मेल गैमेटोफाइट्स की स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। पिछले वीडियो में हमने देखिए लघु बीजाणुधानी की संरचना का अध्ययन किया और संरचना में केवल किसकी भित्ति का अध्ययन किया। देखिए लघु बीजाणुधानी का जो विकास है पराग कोश की किसी भी कोशिका से, यानी पराग कोश की कोई भी कोशिका सघन जीव द्रवयुक्त और आकार में बड़ी होकर, जैसी सघन जीव द्रवयुक्त और आकार में बड़ी होकर किसमें परिवर्तित हो गई, आर्के स्पोरियल सेल्स में। फिर आर्के स्पोरियल सेल्स में विभाजन हुआ, परिणत दो कोशिकाएं बनी, एक में क्या बनाई, लघु बीजाणुधानी का निर्माण किया। कौन सी, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स, यानी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। आर्के स्पोरियल में समसूत्री विभाजन हुआ, दो कोशिकाएं बनी, एक कौन सी, माइक्रो स्पोरोजीनस सेल्स और दूसरी प्राइमरी पैराइटल सेल्स, जिसने भित्ति का निर्माण किया था। भित्ति में 4 स्तर थे, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिडम। इन सब का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अब हम बात करेंगे माइक्रो स्पोरोजीनस सेल्स। माइक्रो स्पोरोजीनस सेल, ये माइक्रो स्पोरोजीनस सेल्स थी। देखिए ऐसे आर्के स्पोरियल सेल्स, कौन सी, आर्के स्पोरियल, इसमें विभाजन हुआ और दो कोशिकाएं, कैसे, परिणत विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनी थी, दो कोशिकाएं समान आकार की थी। एक कौन सी थी, पीपीसी, प्राइमरी पैराइटल सेल, दूसरी एमएससी। इससे किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या बनेंगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, यानी माइक्रो स्पोर मदर सेल्स। ये जो कोशिका है उनसे विभाजन से समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं बनाएगा, फिर इनमें विभाजन होगा, ऐसे इसमें विभाजन होगा और लगातार विभाजन से ऐसी लघु बीजाणुधानी में कितनी असंख्य क्या बन जाती है, माइक्रो मदर सेल यानी एमएमसी का निर्माण हो जाता है। लघु बीजाणुधानी भित्ति के अंदर कौन सी, माइक्रो स्पोरोजीनस सेल्स या तो सीधे ही, कैसे, सीधे ही परिवर्तित हो जाए किसमें, एमएमसी में, अथवा ऐसे समसूत्री विभाजन द्वारा क्या करती है, गुणन करती है, अपनी संख्या में वृद्धि करती है, तब जाके क्या बनेगी, माइक्रो मदर सेल। ये जो माइक्रो मदर सेल है कैसी है, द्विगुणित होती है, क्योंकि यहाँ अभी तक क्या हुआ है, समसूत्री विभाजन हुआ है। अब ये जो एमएमसी है, माइक्रो मदर सेल, इसे क्या कहते हैं, एमएमसी, माइक्रो स्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, क्या कहेंगे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसका ये क्या है, केंद्रक है, और कैसा ये केंद्रक, द्विगुणित है। कैसा है, द्विगुणित
गुणित, इसके बाद इसमें अर्धसूत्री, कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। देखिए जब भी मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि यह अर्धसूत्री विभाजन दो स्टेज यानी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में पूर्ण होता है। मियोसिस जो फर्स्ट डिवीजन है वो न्यूनकारी है, अर्थात उसमें केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। कितनी हो जाएगी? आधी। लेकिन यहाँ रुकता नहीं है एक बार होने के बाद, यानी एक से दो कोशिकाएं बनेंगी और फिर उन दो कोशिकाओं में उन्हें मियोसिस सेकंड होगा जो समसूत्री के समान ही होता है। इस प्रकार एक जो कोशिका है, एक जो एमएमसी है, उससे कितनी 4 लघु बीजाणु बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 लघु बीजाणु। इस प्रकार से एक जो कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और एक एमएमसी से, एक माइक्रो स्पोर मदर सेल से कितने लघु बीजाणु बने हैं? 4। इसे कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। क्या कहेंगे? लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। ये आपस में जुड़े होते हैं, अलग अलग नहीं होते। अभी क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा? ये जो बीच में आपस में जोड़ रही है इसको क्या कहते हैं? कैलोज परत कहते हैं। क्या कहेंगे? कैलोज परत। इस प्रकार देखिए एक एमएमसी से कितने लघु बीजाणु बने? 1 2 3 4 और जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्या कह दिया? चतुष्क कहा है। माइक्रोस्पोर टेट्राड लघु बीजाणु चतुष्क। अभी चारों जुड़े हुए हैं इसी, और किसके द्वारा जुड़े हैं? कैलोज परत के द्वारा जुड़े हैं। तो एक एमएमसी से कितने लघु बीजाणु बनेंगे? 4। कितने बनेंगे? 4। यदि मान लीजिए ये प्रश्न आ जाए कि 100 लघु बीजाणु, कितने? 100 माइक्रो स्पोर्स के लिए विभाजनों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी हमें क्या बनाने हैं? 100 लघु बीजाणु बनाने हैं, तो कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? एक विभाजन हुआ, एक से कितनी बने? कितने बने हैं? एक मियोसिस यानी एक एमएफसी में विभाजन होने से कितने लघु बीजाणु बने? 4। तो 100 के लिए कितने चाहिए? 25। अर्थात 25 अर्धसूत्री विभाजन से कितने? 100 लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाएगा। या ये प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि 100 लघु बीजाणु निर्माण के लिए कितनी एमएमसी की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात 100 लघु बीजाणु बनाने के लिए कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स चाहिए? तो भी उत्तर क्या होगा? 25 यानी 25 ही होगा, क्योंकि एक से कितने बढ़ते हैं? 4 बनते हैं। अब ये जो 4 यानी जो लघु बीजाणु चतुष्क बना था, क्या बना है? लघु बीजाणु चतुष्क। ये कितने प्रकार का? लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार। लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार। कितने? 5। पहला देखिए होता है चतुष्फलकीय
कैसा है? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय यानी जो लघु बीजाणु होते हैं इसमें 3 लघु बीजाणु दिखाई देते। चतुष्फलकीय जो व्यवस्था है इसमें इस प्रकार सामने से देखेंगे हम तो हमें कितने ऐसे 3 लघु बीजाणु दिखाई। तो चौथा इनके कहाँ होता है? पीछे। चौथा कहाँ पे? पीछे। यानी ऐसे गोलाकार आकृति जैसी बिल्कुल गेंद जैसी आकृति है। गेंद को आप सामने से देखेंगे तो 3 तो दिख जाएंगे, चौथा बिल्कुल जो पीछे वो नहीं दिखाई देता। इस प्रकार की चतुष्फलकीय व्यवस्था है। टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय इसमें 1 2 और 3 सामने से देखेंगे तो कितने दिखाई देंगे? 3 दिखाई देंगे। कितने? 3। लेकिन जो चौथा होता है वो कहाँ? इनके पीछे है। इनकी व्यवस्था किसके समान? एक तरह से गेंद के समान। कैसी है? गेंद के समान है। गेंद को आप सामने से ऐसे देखेंगे पृष्ठ में तो उसके 2 सामने और 1 नीचे, 3 तो दिख जाएगा लेकिन बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा आपको नहीं दिखता है। ऐसी व्यवस्था जो कहलाती क्या? चतुष्फलकीय। और ये किसमें होती है? द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री पादपों में चतुष्फलकीय जो व्यवस्था है वो किसमें है? द्विबीजपत्री पादप। दूसरा जो प्रकार है समद्विपार्श्व आइसोबाइलेटरल। इस व्यवस्था में 4 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। ये जो व्यवस्था है क्या कहलाएगी? इस प्रकार की समद्विविष्टन। यानी सभी कैसे हैं? एक ही तल पर है। चारों जो लघु बीजाणु है किस पर है? एक ही तल पर व्यवस्थित होते हैं। इसको क्या कहेंगे? समद्विपार्श्व। इसका उदाहरण है एक बीज पत्री पादप। एक बीजपत्री पादप में व्यवस्था कैसी है? समद्विपार्श्व। तीसरा जो है त्रासित। कैसा है? त्रासित विकसेट। त्रासित में क्या है? 2 दिखाई देते, 2 ऊपर और 1 नीचे, यानी 3 दिखाई देते। कितने? जैसे इसमें 3 दिखाई दे लगभग उसमें भी ऐसे ही 3 दिखाई देते हैं। 1 ये 2 और ये 30। इस प्रकार से 3 दिखाई देते हैं। यानी इसमें एक तरह से व्यवस्था क्या होती है? जैसे देखिए 2 त्रासित में 2 है, एक ये 2 तो ऐसे हो गए और 2 इनके ऐसे। तो यहाँ 1 2 और ये 3 तो दिख रहा है। चौथा कहाँ पे आ गया? बिल्कुल पीछे, यानी गुणे के आकार। क्रॉसित का मतलब क्या है? गुणे के आकार। इस प्रकार की व्यवस्था है। तो यदि हम सामने से इस तरफ से हम देख रहे हैं तो ये हमको नहीं दिखाई देता। ऐसे 3 है। इसमें अंतर है। इसमें देखिए कैसे बिल्कुल गेंद के आकार। ये कैसा है? गेंद के आकार में। और ये कैसे? क्रॉस के आकार में। आपस में कैसे हैं? ऐसे क्रॉस के आकार में। इसलिए यहाँ इसमें देखो बात वही बात ये कहेंगे इसमें 3 दिख रहे हैं, इसमें 3 दिख रहे हैं, अंतर क्या है? लेकिन व्यवस्था ये सब एक ही तल पर। ये गेंद के समान है। ये तो कैसे? देखो ये एक तल पर है, ये गेंद के समान है, और लेकिन ये कैसे? क्रॉस के समान है। कैसे हैं? क्रॉस के समान। यानी 2 बीजाणु ऐसे हो गए और 2, यानी आपस में 2 बीजाणु की जो व्यवस्था है कैसी होती है? लंबवत, यानी समकोण पर होती। इसका जो उदाहरण है मैग्नोलिया।
नेक्स्ट जो चौथा प्रकार है टी शेप। चौथा कैसा है? टी आकार। ऐसा है टी आकार। इसमें देखिए एक दो इस प्रकार से और दो, यानी जो बीजाणुओं की व्यवस्था है वो अंग्रेजी के वर्ण कैसी? टी के जैसी। उदाहरण है एरिस्टोलोकिया। उदाहरण कौन सा इसका? एरिस्टोलोकिया। और पांचवा कौन सा है? रेखिक। इस प्रकार का है रेखिक। इसमें जो चारों लघु बीजाणुओं की व्यवस्था है वो इस प्रकार से ऐसी हो गई रेखिक व्यवस्था। और इसका जो एग्जाम्पल है हेलोफाइला या हेलोफिला। तो लघु बीजाणु चतुष्क प्रकार कितने हो गए? 5। पहला है चतुष्फलकीय, उदाहरण है द्विबीजपत्री पादप। दूसरा समद्विपार्श, उदाहरण है एकबीजपत्री पादप। तीसरा क्रासिक, उदाहरण मैग्नोलिया। चौथा टी आकार, उदाहरण एरिस्टोलोकिया। कौन सा? एरिस्टोलोकिया। पांचवा है रेखिक यानी लाइनर। कौन सा है? हेलोफिला। इस प्रकार लघु बीजाणु जो होते हैं तो कितनी? 5 प्रकार की व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। कौन कौन सा? टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, टी शेप और लाइनर। ऐसी 5 प्रकार की व्यवस्था लघु बीजाणुओं की एंजियोस्पर्म पादपों में पाई जाती। अब देखिए ये जो लघु बीजाणु है आपस में सब चिपके हुए हैं, किसके द्वारा? कैलोज परत, कैलोज शर्करा की परत से आपस में चिपके हुए हैं। इस परत का विघटन किसके द्वारा? कैलेज एंजाइम। किसके द्वारा होता है? कैलेज एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा होगा? कैलेज एंजाइम के द्वारा। इसका विघटन होने से ये लघु बीजाणु क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे? मुक्त। यानी इस प्रकार से इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है किनकी? लघु बीजाणु की मुक्त हो गए। किसके? कैलोज शर्करा की परत का विघटन होने से। किसके द्वारा? कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम का सीक्रेशन किसके द्वारा होता है? टेपीटम। लघु बीजाणु धानी की जो सबसे आंतरिक परत है कौन सी? टेपीटम की ग्रंथिल कोशिकाओं के द्वारा। अब देखिए ये जो लघु बीजाणु है जैसे आक या आकीर्ण समूह के जो पादप है इनमें लघु बीजाणु पिंड के रूप में पाए जाएंगे। किसके रूप में पाए जाएंगे? पिंड के रूप में। इनकी जो व्यवस्था है ऐसे पिंड, इसे कहते हैं पराग पिंड। क्या कहेंगे? पराग। आक या आकीर्ण समूह के जो पौधे हैं उनमें परागकण इस प्रकार से पराग पिंड के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जबकि टाइफा, ड्रोसेरा
इत्यादि में। देखो यहाँ पे पराग लघु बीजाणु ऐसे पिंड के रूप में, लेकिन यहाँ पे क्या है, लघु बीजाणु चतुष्क माइक्रोस्पोर टेट्राड। लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में संयुक्त रहते हैं। इन्हें कंपाउंड कोलन ग्रेन कहा जाता है। यानी अलग अलग मुक्त रूप से जब एक एक लघु बीजाणु अलग अलग तो हो गए और उसके बाद दोबारा से पिंड के रूप में व्यवस्थित है तो क्या कहलाते हैं, परागपिंड, जैसे आंख या आंखें। जबकि टाइफा या ड्रोसेरा लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त नहीं होते, लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में ही रहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं, कंपाउंड कोलन ग्रेन, संयुक्त पराग कण कहा जाता है। कब, जब ये लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में ही रहे। और यदि लघु बीजाणु यानी लघु बीजाणु संयुक्त चतुष्क के रूप में, लघु बीजाणु चतुष्क में 4 से अधिक परागकण होने पर इसे पॉलीस्पोरी कहते हैं। यानी एक जो चतुष्क है उसमें 4 से अधिक लघु बीजाणु है तो उसे बहुबीजाणुता या पॉलीस्पोरी कहा जाएगा। किसको कहेंगे, पॉलीस्पोरी। ये 1 2 3 4 है, यदि 4 से अधिक है तो क्या कहलाएंगे, पॉलीस्पोरी कहलाते हैं। तो इस प्रकार लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार और लघु बीजाणु चतुष्क से बीजाणुओं का मुक्त होना निर्धारण कर लिया। जुड़े किसके द्वारा है लघु बीजाणु, कैलोज शर्करा की परत के द्वारा। अलग अलग कैसे हुए, इस परत का विघटन होने से, विघटन किसने किया, कैलेज एंजाइम ने। कैलेज एंजाइम का सीक्रेशन कहां से हुआ, टेपिटम की ग्रंथिल कोशिकाओं से। नेक्स्ट है लघु बीजाणु धानी का स्फुटन। लघु बीजाणु धानी का स्फुटन। देखिए लघु बीजाणु धानी की जब हमने भित्ति की संरचना पढ़ी थी, सबसे बाहरी थी एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के बाद दूसरे नंबर की परत थी कौन सी, एंडोथीसियम। अंतःस्थीसियम जो परत थी, इस परत की कोशिकाओं को, इनकी कोशिकाओं में क्या थी, सेल्यूलोज पट्टिकाएं। क्या थी, अल्फा सेल्यूलोज की यू आकार की पट्टिकाएं। ये कैसी थी, आर्द्रता ग्राही। किस प्रकार की थी, आर्द्रता ग्राही। लेकिन जैसे ही लघु बीजाणु धानी परिपक्व होगी, परिपक्व होने के बाद ये कोशिकाएं कैसी होने लगती हैं, शुष्क। यानी इन्होंने जो नमी अवशोषित करी थी वो कम होने लगती है, जिससे खिंचाव उत्पन्न होने से लघु बीजाणु धानी स्फुटित हो जाती है। यानी स्फुटन में मदद कौन सी कोशिकाएं कर रही है, लघु बीजाणु धानी भित्ति की
एंडोथीसियम परत की कोशिकाएं। कैसे? आर्द्रताग्राही सेलुलोज की पट्टिकाएं क्या हुई? शुष्क होने से खिंचाव उत्पन्न होगा और लघु बीजाणुधानी स्फुटित हो जाती है। इसके स्फुटन से लघु बीजाणु क्या हो जाते हैं? मुक्त। इन लघु बीजाणुओं को क्या कहते हैं? परागकण। क्या कहेंगे? परागकण, यानी पोलन ग्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? पोलन ग्रेन। ये जो परागकण है नर युग्म कोदविद की प्रारंभिक अवस्था, यानी मेल गैमीटोफाइट की फर्स्ट स्टेज क्या है? परागकण। या यूं पूछा जाए कि नर युग्म कोदविद की प्रथम कोशिका कौन सी है? तो उत्तर क्या होगा? परागकण। अब ये जो परागकण लघु बीजाणु से मुक्त हुए किसके कारण? स्फुटित होने से। लघु बीजाणुधानी का जो स्फुटन है ये 4 प्रकार का। लघु बीजाणुधानी का स्फुटन कितने प्रकार का है? 4 प्रकार। पहला है अनुप्रस्थ, कौन सा? अनुप्रस्थ। उदाहरण है तुलसी। इसमें देखिए जो परागकोश है, परागकोश अक्ष के कैसे अनुसार, यानी परागकोश की जो अक्ष है, परागकोश की अक्ष के अनुसार या अक्ष के समदिश स्फुटन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ स्फुटन। इसका उदाहरण है तुलसी। दूसरा प्रकार है लंबवत, यानी परागकोश अक्ष के समकोण। लंबवत का मतलब क्या? 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। परागकोश अक्ष के समकोण स्फुटन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? लंबवत स्फुटन। इसका उदाहरण है कपास। तीसरा प्रकार है छिद्र में। कौन सा? छिद्र में। इसका उदाहरण है मकोई। इसमें क्या है? परागकोश भित्ति में जगह जगह 2 या 3 4 जगह छिद्र हो जाते हैं और उन छिद्रों से लघु बीजाणु मुक्त होते हैं। चौथा है कपाटीय। चौथा कौन सा है? कपाटीय। उदाहरण है बारबेरी। कौन सा? बारबेरी। इसमें क्या है? परागकोश के अंदर जो लघु बीजाणुधानी है उसमें 2 कपाट, यानी 1 या 2, कितने? 1 या 2 कपाट बन जाते और उनके द्वारा लघु बीजाणुओं का क्या होता है? स्फुटन होता। अर्थात लघु बीजाणुधानी का स्फुटन कितने प्रकार का? 4। पहला कौन सा? अनुप्रस्थ, यानी परागकोश अक्ष के अनुदिश। परागकोश अक्ष के अनुदिश। उदाहरण है तुलसी। परागकोश अक्ष के समकोण। उदाहरण कपास। छिद्र के रूप में उदाहरण मकोई। कपाटीय उदाहरण बारबेरी। ठीक, तो किस प्रकार लघु बीजाणु का जनन कैसे हुआ? ठीक, लघु बीजाणु का जनन किस प्रकार से हुआ वो बात समझ आ गई। यानी इसमें पहले क्या बनी? एमएमसी बनी। क्या बनेगी? एमएमसी। किससे? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स किसमें परिवर्तित हुई? माइक्रो मदर सेल्स में। ऐसी बहुत सारी माइक्रो मदर सेल्स ने क्या किया? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिससे लघु बीजाणु चतुष्क बने। लघु बीजाणु चतुष्क किसके द्वारा जुड़े हुए थे? कैलोज परत के द्वारा आपस में जुड़े हुए थे।
जो कितनी व्यवस्थाएं थी जिनकी 5 प्रकार की, कौन कौन सी? चतुष्फल की, द्विबीजपत्री, समद्विपार्श, एकबीजपत्री, क्रोसिट, मैग्नोलिया, टी-सेट, एरिस्टोलेकिया, रेथिक, हेलोफिला। ठीक, इसके बाद बात आई किसकी? परागपिंड। परागपिंड क्या थे? जैसे आंत या आकीर्ण कुल के जो कुछ कारक है उनमें परागकण जो है आपस में अलग अलग हो जाते हैं, चतुष्क से क्या हुए अलग अलग होकर क्या बनाते हैं? पिंड के रूप में, फिर पिंड के रूप में जुड़ जाते हैं, इसे कहते हैं परागपिंड। जबकि ड्रोसेरा या टाइफा इत्यादि में क्या होते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क मुक्त नहीं होते, चतुष्की आपस में जुड़ जाते हैं, इसे क्या कहेंगे? संयुक्त पराग पिंड। क्या कहेंगे? संयुक्त पराग पिंड कहते हैं। और यदि किसी लघु बीजाणु चतुष्क में 4 से अधिक परागकण है, यानी लघु बीजाणु है, तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीस्पोरी। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? पॉलीस्पोरी। इस प्रकार से हमने आज पढ़ा नर युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, उसके बाद स्फुटन जब परिपक्व होने के बाद वो कैसे होता है। अब इसके बाद है नर युग्मकोद्भिद की संरचना। नर युग्मकोद्भिद की संरचना यानी जो परागकण, नर युग्मकोद्भिद का मतलब क्या है? परागकण की संरचना, इसका जो अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।